हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के गद्य के चैप्टर 3 के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने गद्य के चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप और चैप्टर 2 भाग्य और पुरुषार्थ पढ़ लिया था। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य का तीसरा चैप्टर, जो कि है रॉबर्ट नरसिंह होम में, जो लिखित है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं देख ली थी। दूसरी बात बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि नवंबर में आपका जो कोर्स होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो बच्चों उसी पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी इस बात को ध्यान दिए रहिएगा कि लेक्चर जल्दी जल्दी आप लोग भी डेली का काम डेली करिए, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी अतिथिया अचानक रोग की लपेट में आ गया और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। कह रहे लेखक, कल तक जिनका अतिथि था, कल तक मैं जिनका अतिथि था यानी जिनके घर आया हुआ था उनका अतिथि था, आज उनका परिचारक हो गया। मैं आज उनका परिचारक हो गया हूँ, क्योंकि मेरे जो जिनके घर ये जिनके अतिथि थे अचानक वो रोग से लपेट में आ गए, अचानक वो रोग के लपेट में आ गए और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेके आना पड़ा है। यह है सितंबर 1951। लेखक उस महीने का वर्णन करते हुए कहते हैं, उस महीने और उस वर्ष का, कि यह जो दिन है ये सितंबर 1951 का दिन है। मतलब दिन की बात, मतलब उस दिन जो था उस महीने के अंदर वो काउंट था, सितंबर महीने के अंदर 1951 की ये घटना है। रोग का आघात पूरे वेग में, और जो रोग का आघात है यानी कि जैसे देखिए कोई रोग आता है बहुत धीमे 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 धीमे, और कोई रोग एक ही बार में बहुत तेजी से जकड़ लेता है। तो लेखक का कहना है कि जो रोग है, रोग का आघात पूरी वेग में है। परिणाम कफ कपाता और वातावरण चिंता से घेरा ही हम सब सुस्त हैं। और जब देखिए कोई भी व्यक्ति, किसी के परिवार में किसी व्यक्ति की किसी भी परेशानी में फंसा हुआ होता है, तो परिवार के सभी सदस्य के अंदर एक चिंता का भाव आ जाता है, उनके अंदर एक कपकहाट आ जाती है। देखेंगे जो घर के बुजुर्ग माता पिता होते हैं वो कांपने लगते हैं। तो ऐसी जब स्थिति आती है तो कपकहाट और चिंता का भाव आ जाता है। तो ठीक वैसा ही भाव उस समय लेखक के चारों तरफ उनकी वातावरण में था और वो लोग सुस्त थे। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई। तभी लेखक ने क्या देखा? तभी लेखक ने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई। देह उनकी कोई पैतलासी वंशत देखी, वुन हिम श्वेत पर अरुणादय की रेखा से अनुरंजित, कद लंबा और सुता साधा। यहाँ पर अब लेखक जो महिला प्रवेश की उनके शरीर की देह की रचना के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि उनका देह जो था वसंत देखी, वर्ण हिम श्वेत मतलब सफ़ेद था, गोरी थी, और अरुचाल रेखीय के अनुरित, कद लंबा था, सुत साफ मतलब साफ सुथरे एक सुंदर महिला आप कह सकते हैं कि वो प्रवेश करी। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। लेखक कहते हैं कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, लेखक को लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, तो लेखक कह रहे हैं कि जो बीमार व्यक्ति है उसके पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुधरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतः माँ का, जिसका आरंभ होता है सिकंजे से और अंत गोद में। हाँ, वह माँ ही थी। अब देखिए यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जैसे वो महिला प्रवेश करती हैं, प्रवेश करने के बाद वो साफ सुथरे मधुर सुधुर उच्चारण स्वर के साथ
आदेश देती हैं, पर आदेश, लेकिन वो आदेश अधिकारी का नहीं था, वो माँ का आदेश था जिसका आरंभ शिकंजे से होता है और अंत गोद में होता है। हाँ, वह माँ ही थी, वह माँ ही थी। होम की अध्यक्ष मदर टेरेजा, मातृभूमि जिसका, होम की अध्यक्षा, यहाँ पर मदर टेरेसा होना चाहिए था बच्चों, टेरेजा हो गया है। होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत, उभरती तरुणी से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही। अब यहाँ पर लेखक उस महिला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो महिला कौन थी? वो महिला मदर टेरेसा थी, भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। अब उनका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि हाँ, वो माँ ही थी। होम की अध्यक्ष, जो रॉबर्ट नर्सिंग होम था उसकी अध्यक्ष मदर टेरेसा, जिनकी मातृभूमि फ्रांस और कर्मभूमि भारत थी। उभरती तरुणी उम्र, मतलब उम्र उनकी बढ़ती जा रही थी, ढलती जा रही थी, और इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन, रोगियों की सेवा में लीन थी। उनका यही काम था, यही धाम था, यही राग था, यही चाव था और बस यही था। मतलब जो था सब रोगियों की सेवा करना ही था। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपलों अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अंगोरों पर चांदी की एक रेखा खींच आई और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया। जब उन्होंने अपने कोमल चांदी रूपी हाथों से थपथपाए, रोगी को थपथपाया, तो उसका जो तनाव था, वहाँ का जो वातावरण था, रोगी के चेहरे पर एक कह सकते हैं मुस्कान, एक जो तनाव होता है वो कम हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत तनावपूर्ण होते हैं, लेकिन जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर से बात करने के बाद हम तनाव से कम तनाव महसूस करते हैं। ठीक वैसा ही हुआ उनके भी साथ। अब वातावरण तनाव कुछ कम हो गया था। तभी एक खाटक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, तभी क्या होता है कि एक खटाक और हमारा डॉक्टर, जो उनका डॉक्टर था, वो कमरे के भीतर आते हैं। मदर ने उसे देखते ही कहा। अब मदर टेरेसा जैसे ही उस डॉक्टर को देखती हैं तो कहती हैं, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है, मतलब जो तुम्हारा मरीज़ है, जो बीमार है, जिसकी तबीयत खराब है, वो हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। हाँ मदर। अब डॉक्टर यहाँ पे मदर टेरेसा से कहता है कि हाँ मदर, तुम जो हंसी बिखेरती हो इसीलिए ये हंस रहा है। डॉक्टर ने अपने जाने किंतु अनुभव ये एक ही वाक्य में गूंथ दिया। डॉक्टर ने अपने जाने की अनुभव को एक ही वाक्य में गूंथ दिया। मैंने भावना से अभिभूत होकर सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक के योग श्रम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। लेखक कहते हैं कि जो बिना प्रसव किए, यानी किसी बिना बच्चे को जन्म दिए, वो माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है। मतलब इतने कम पैसे में वो दिन रात किसी की सेवा कर सकती हैं और पीड़ितों के जीवन में हंसियाँ बिखेर सकती हैं। तीसरे पहर का समय आ चुका था, दोपहर बीत चुका था। थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा ही हर एक जगह जिक्र कर दिया है इसमें। थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा
और उनके साथ एक नवयुक्ति उसी विशिष्ट धवल वेश में और आकर्षक, हाँ, गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। हाँ, लेखक कहते हैं हाँ, वस्त्र बहुत अच्छा था, तीसरे प्रहर में जो आई वो बहुत आकर्षक, और उसका स्वरूप चित्रण करने में ये दोनों शब्द असफल हैं। जो शब्द उन्होंने आकर्षक और सुंदर का प्रयोग किया है, उनकी चित्रण करने में ये जो दोनों शब्द हैं ये असफल हैं, ऐसा लेखक का कहना है। ये कहकर उसके आस पास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। अब लेखक कहते हैं कि उनके आसपास यह कहकर उसके आसपास पाऊंगा कि शायद चांदी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने निर्माण किया हो। अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो दूध में चांदी को घोलकर ब्रह्मा जी ने उनका निर्माण किया है। रूप और स्वरूप का एक दैव साचा सी वह लड़की, नाम उसका क्रिस्ट हेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। इतनी सुंदर लड़की, साचे सी, उनका नाम था क्रिस्ट हेल्ड और उनकी जन्मभूमि जर्मनी थी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। और उन सभी में जो ध्येय था, उनका बोलना, चालना, रहना, पहनना, उनका सब एक जैसा था। जबकि एक जो पुत्री थी वो कहाँ की थी, वो जर्मनी, और एक जो पुत्री थी वो फ्रांस की थी। तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। अब लेखक कहते हैं कि तुम्हारी जो देश है वो महान है, तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसा सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वह स्टैचू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोक कर बोली, यस यस। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोल, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोल, आप इस जर्मनी लड़की के साथ प्यार से रहती। अब वहाँ पे मदर टेरेसा को और उन लेखक ने पूछा, आप इस जर्मनी लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी। फिर प्यार क्यों ना हो? मैंने नस्तर चुभाया, पर फ्रांस को हिटलर ने पदलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं? लेखक ने बोला मदर टेरेसा से। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे भी अछूता रहा। अब कहते हैं ना, जैसे लोग चिकोटी काटते रहते हैं, बीच में चाहते हैं कि वो कुछ बोले, तो लेखक ठीक वैसा ही प्रयास कर रहे थे कि वो कुछ उनके बारे में विपरीत बोले, जिसे हम टटोलना कहते हैं कि दो लोगों के बीच व्यवहार कैसा है, तो हम दूसरे की बुराई करते हैं और चाहते हैं कि वो भी उनकी बुराई करे, लेकिन उससे भी उनका व्यवहार कलेजा अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छोड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी।
अब क्या कहा मदर टेरेसा जी ने कि हिटलर बुरा था, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, उससे मेरा भी घर ढहा, उसकी लड़ाई छेड़ने के कारण मेरा भी घर ढहा और उसका भी घर ढहा। हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उसने उनकी लड़की को छीन रहा था, जैसे मैं उनकी लड़की को उनसे छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारा। जैसे मैं उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दाव ने मुझे चारों खाने दे मारा। सोचिए कितनी बहुत बड़ी शब्द उन्होंने कह दी। ठीक है, उनके देश का जो हिटलर था वो बुरा था, उसने युद्ध छोड़ा, तो उसमें उसका भी घर ढहा है, मेरा भी घर ढहा है, तो हम दोनों में क्या समानता नहीं है? बिल्कुल समानता है। भाई बुरा तो हिटलर था ना। मदर चली गई, मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। मैंने सोचा कि मनुष्य के बीच ही मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवार, मजबूत फौलादी दीवार, भूगोल की दीवार, जाति वर्ग की दीवार, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय। कितनी लोगों ने, मनुष्य ने कैसी कैसी दीवार खड़ी की है देख लीजिए। ऊंची दीवार, मजबूत फौलादी दीवार, तो कभी भूगोल की दीवार, तो कभी जाति वर्ग की दीवार, कभी धर्म की दीवार, मजहब की दीवार, मनहूस की दीवार, बहुत सी दीवारें लोगों ने मनुष्य के अपने ही बीच में खड़ी कर रखी है। क्रिस्ट हेल्ड के पिता जर्मनी के एक कॉलेज में के प्रिंसिपल हैं। जो क्रिस्ट हेल्ड हैं उनके जो पिता हैं वो जर्मनी के कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, मतलब वो प्रिंसिपल की बेटी हैं। और उसने अभी 5 वर्ष के लिए ही सेवा का व्रत लिया है, और उन्होंने अभी केवल 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है कि मैं 5 वर्षों तक लोगों की सेवा करूंगी। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के जैसे हैं। अब जो रोगी थे, रोगी के काले बाल देखकर उन्होंने कहा, जो क्रिस्ट हेल्ड थी, कि जो तुम्हारे काले बाल हैं ये मेरे पिता के जैसे हैं। कहा कि वह स्मृतियों में खो सी गई। उसने कहा कि वो स्मृतियों में, मतलब अपने पिता, जैसे कहते हैं ना, हम लोग कोई चीज़ देखते हैं जो हमारे परिवार या कोई व्यक्ति, अगर हम रास्ते में भी चल रहे हैं, कोई ऐसा हमें दिख जाता है जो हमारे परिवार के सदस्यों से जिनका चेहरा मिल रहा हो, तो हम एक टकटकी लगाए उसे देखते रहते हैं, अरे गजब, क्या ये चेहरा मिल रहा है, कहीं वही तो नहीं। फिर हम देखते हैं नहीं ये तो चेहरा अलग है। फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम जिस व्यक्ति को वहाँ पे मैच करते रहते हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें सोचने लग जाते हैं। ठीक उनके साथ भी वैसा रहा, वो अपने पिता के स्मृतियों में खो सी गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ। अब ये उनके पिता के, अब इन्हें लगा, लेखक को, कि मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर, एक अजनबी देश में, अकेला, खोया, छली सी, और मेरी आंखें भर आई। अब मैंने सोचा कि मैं ही क्या हूँ, क्रिस्टल हेल्ड हूँ, हजारों कोस दूर अपने माता पिता से, दूसरे देश में, एक अजनबी, अकेला, खोया, छली सी मेरी, और इनकी आंखें क्या हुई, भर आई। लड़की मेरी आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। अब जो वहाँ पर क्रिस्टो होल्ड थी, वो उनकी आंसुओं को देखकर, लेखक कह रहा है डूब जाना मतलब दर्द को महसूस करना, और उन्होंने जल्दी से उनकी आंखों को रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा, हम लोग इसको बच्चों 2 लेक्चर में पढ़ेंगे, आज बस हम यहाँ तक ही देखेंगे। उसकी सदा हंसती आंखें सम हो नरम हो आई, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, न, माँ बहुत रोई थी। लेखक ने पूछा, क्या तुम घर से चलते समय रोई थी कि तुम अपने परिवार से दूर जा रही हो? तो उसका एक बहुत छोटा सा उत्तर था, न,
माँ बहुत रोई थी, मैं नहीं रोई थी। समझ रहे हैं बात को? आप चीज़ों को समझिए। ऐसा नहीं था कि दर्द नहीं है माँ के रोने का, ये भी अंदर से रोई जरूर होंगी। अब आगे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे क्या हुआ था। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस